अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज डे 4 है और सेशन 4 है। और सेशन 4 बेसिकली एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है आज, क्योंकि लास्ट डे हमें तकरीबन 100 से ज़्यादा मज़ीद पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था। कुछ के ईमेल एड्रेसेस ठीक नहीं थे। इनिशियली हमने सबको ईमेल्स की थी, कुछ ने शायद ईमेल्स चेक नहीं की, या जो भी इशू था, तो हमने फिर उनको थ्रू व्हाट्सएप वन बाय वन सबको ऐड किया ग्रुप में। और क्योंकि 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो मैं नहीं चाहता कि हम लोग आगे आगे मूव क्विकली करते जाएं और पीछे जो नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया उनका काफ़ी सारा बीच में गैप आ जाए। तो आज का दिन है, आज हम कोई नया कुछ नए डिटेल्ड लेक्चर के ऊपर नहीं जाएंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, आपके जितने भी रेलेवेंट हैं टू द कोर्स जो भी तक हमने स्टडी किया है, और उससे रेलिवेंट, अगर सेल से रेलिवेंट हैं या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं रेलिवेंट टू ई कॉमर्स एंड डिजिटल, वट एवर, आप शेयर करें। मैं जो भी हो सका बेस्ट पॉसिबल आपको उसका आंसर करूंगा। और वन बाय वन हम अपने क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो जी नवीद, बिल्कुल आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार वॉइस कैमरे तो प्लीज़ ऑन करें, ये ज्यादती ना करें प्लीज़। एक मिनट सर। जी सर। चलें, परफेक्ट। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम सर उस्मान के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे राइट। बाकी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उन्होंने लीव कर दिया, मतलब सर उस्मान के साथ पार्टनरशिप। तो हम्म। मतलब वो उस तरीके से नहीं कर सकते, और हम तो कर रहे हैं, बट मेरे पास अभी 6 से 7 लोग हैं मैक्सिमम। हम एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या मतलब ठीक है। डिजिटल मार्केट, या जो अपनी सर्विसेज है ना एसईओ की, वो सेल करना चाह रहे हैं। तो हम्म। आप क्या मतलब आप क्या बताएंगे हमें कि किस तरह पे, कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें? आप लोग कितने दोस्त हैं या कितने मेंबर्स हैं? 7 से 8 तो है ही। ठीक है। तो आपको और किस पर्टिकुलर चीज़ में स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप? अभी तो 3 मेंबर्स सर उस्मान के साथ ऑलरेडी मतलब पार्टनरशिप पर है, मतलब ठीक है। पर वो डेली बेसिस पे हम अपना टास्क कर रहे हैं। और बाकी 4 मेंबर जो है वो बिल्कुल फ्री है, पर तो उन लोगों ने सारा कोर्स कर लिया है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी डॉलर स्टार्ट हो जाए तो। अच्छा चलें, इसमें से एक चीज़ मुझे बता दें कि मैक्सिमम सीनियर पर्सन कौन है आपके इस पूरे साथ के ग्रुप में, कि उसका कितना एक्सपीरियंस है? सर किसी का कितना भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस सर उस्मान जी कोर्स से स्टार्ट किया, और हम्म। सर जो हम्म। सीखा है उसी से सीखा। ऑल राइट, चलें, मेरी फिर सजेशन आपको ये है कि राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस स्टेज पे हैं कि आप एजेंसी पर जा सकें। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप इनिशियली कम से कम 1 साल किसी के साथ काम करें जो ठीक ठाक एक्सपर्ट हो, जिसके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। और कोशिश आप उस चीज़ की करिएगा कि एसईओ में ना हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। हम जिस भी नए एसईओ के पास बैठते हैं, जो बताता है मेरे 4-5 लाख बन जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई मैनू भी नाल ले जाए। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी कोर्स में चीज़ें सीखी हैं, इधर ई कॉमर्स है या वो जिस मर्जी स्पेसिफिक चीज़ से रेलिवेंट था, तो आप अगर उससे रेलिवेंट एजेंसी में जाते हैं, उससे रेलिवेंट एजेंसी में जाएं, उससे रेलिवेंट किसी फ्रीलांसर के साथ, एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हों। और कम से कम 1 साल अपनी स्ट्रगल करें, पर्सनल स्ट्रगल करें। ठीक है। हाँ, ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे होके चल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेंथ्स डिफाइन नहीं है ना डे वन पे, कि या तो हो कि आप कहें कि एक हम में से बड़ा स्ट्रांग है, वो क्लाइंट्स लेकर आ जाता है, वीडियो कॉल पे बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है सबके साथ। दूसरा भाई है वो जो है, उसकी पीपीसी बड़ी स्ट्रांग है, उसने ऑलरेडी 4-5 क्लाइंट पोर्टफोलियो में है। आप इस तरीके से, आपके पास सबसे पहले पोर्टफोलियो और वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो खाली डिसाइड करने से कि हमने एजेंसी बनानी है बिल्कुल बनती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। फिर उसके लिए आप सातों टीम मेंबर्स का आपस में एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप साथ आपस एक दूसरे को प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो फिर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जी आपकी एनर्जी आपस में मैच करेगी और आप एक अच्छा वेंचर चला सकते हो। अदरवाइज थोड़े से टाइम के बाद इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं। और रिकमेंडेशन मेरी आपको ये होगी कि आप इनिशियली भाईजान कम से कम 1 साल जो है ना वो किसी तगड़ी सी एजेंसी के साथ काम करें, किसी फ्रीलांसर के साथ काम करें, या सर के ही साथ बेशक काम काम करें, लेकिन आप फील्ड में सबसे पहले प्रैक्टिकली कुछ करें, उसके बाद आप एजेंसी वाली साइड पर जाएं।
मेरी रिकमेंडेशन ये है। जी सर, बट सर हम एसईओ में हम नए नए ऑलरेडी हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है ना, मैं 2 साल से सेल करता रहा हूँ फाइवर पे और अपवर्क के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है। अब मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहा था कि अगर हम एजेंसी स्टार्ट कर लेते हो। अच्छा, तो बताएं ना, आप आपने पहले कहा कि डॉलर तो बन, मुझे लगा कि शायद अभी तो बिल्कुल स्टार्ट में, अगर आप 2 साल से आपको हो गया है, तो फिर आप देखें कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में किस नीश में आपके सबसे ज़्यादा पैसे बन रहे हैं और किस नीश में आपको कंफर्ट है और कहाँ से आपके क्लाइंट्स या पोर्टफोलियो ज़्यादा है। तो उन 2-3 निशीज को पकड़ के थोड़ा सा नैरो डाउन करके तो वहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। बाकी एजेंसी में देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर वन, आपका क्लाइंट्स का इनफ्लो होना, कि आपके पास रेगुलरली लीड्स आ रही हैं, और एक डिपार्टमेंट है या इनिशियली एक पर्सन है जो स्पेसिफिकली बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा है। एक ऑपरेशंस है जो ऑपरेशंस को देख रहा है कि अब क्लाइंट आ चुका है, अब आपने काम करना है, उसके क्या एसओपीज हैं, काम की क्वालिटी क्या है, डिलीवरी कैसे हो रही है, वो तमाम चीज़ें। और थर्ड है फिर आपका एचआर का डिपार्टमेंट, या जो उस सारे कैश फ्लो को मैनेज कर रहा है और लोगों के या रिसोर्सेज को जो मैनेज कर रहा है। सो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये 3 बंदे आप इनिशियली इन चीज़ों को देख रहे हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि आप किसी को, आपके पास पीपीसी का कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि यार मैं लाख से 1.5 लाख रुपया स्पेंड कर सकता हूँ, तो आप प्रोजेक्ट बेस पे किसी को पीपीसी के लिए हायर कर सकते हो कि जी हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप हम कैंपेन्स रन कर दें, इंस्टेड ऑफ आप किसी को अ, बड़ी कॉस्ट पे मंथली पे करना स्टार्ट कर दो। इनिशियली आप आवरली बेस पर जा सकते हो। तो इस तरीके से आपने अपने पीपीसी के रिसोर्स की कमी पूरी कर ली। आप कहते हो बिजनेस डेवलपमेंट का कोई बंदा डायरेक्टली मेरे पास नहीं है, तो आप सेम प्रोजेक्ट बेस के ऊपर मार्केट से कोई रिसोर्स पिक कर सकते हो। ठीक है। सो ये हो जाएगा कि फिर आप एज अ बिजनेस वर्किंग कर रहे हो, कि आपने जहाँ पे आपकी कमी आ रही है, वीकनेस है, वहाँ पे आपने मार्केट से कोई रिसोर्स हायर कर लिया। वेब डेवलपमेंट के आपके पास टास्क आते हैं, आपके पास डेवलपर नहीं है राइट नाउ टीम पे, आप फुल टाइम डेवलपर नहीं हायर कर सकते, तो आपने मार्केट से अच्छा डेवलपर जो तगड़ा किस्म का हो, जिसका 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसको अच्छा पे करें, लेकिन उसको एक आवरली बेस के साथ अपने साथ या प्रोजेक्ट बेस पर अपने साथ ले आए। तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। जी सर, ठीक। और दूसरा सर, ये कि जो डिजिटल मार्केटिंग के जो कीवर्ड्स है जितने भी मैंने सर्चेस किए, तो जी उनके जी। 100% कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, तो क्या हम उनके हाँ, ऊपर रैंक कर सकते हैं? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत वास्ट चीज़ है ना। आपने डिजिटल मार्केटिंग में किस पर्टिकुलर जगह पे, किस पर्टिकुलर स्किल में सर्विस दी है, मुझे वो बताएं। सोशल मीडिया पे अगर हम वो कर ले तो उसकी भी 80-90% की नहीं, सोशल डिफिकल्टी होती मीडिया भी बड़ी वास्ट है। आपने बिल्कुल माइक्रो स्किल पर चले जाना है। आपने पिंटरेस्ट मार्केटिंग पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब मार्केटिंग पे आ जाएं, टिकटॉक शॉप पर आ जाएं। जब आप इतना नैरो आएंगे, तो तब आपको उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो कम नजर आएगी। है। ठीक है। ठीक है। और एजेंसी, फॉर एग्जांपल एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिकली लीड्स लाएं, आप आउटरीच के थ्रू लीड्स लाएं। ठीक है। आप कस्टमर को कोल्ड ईमेल्स के थ्रू या कोल्ड कॉल्स के थ्रू लीड्स लेकर आएं, ताकि आपका कैश फ्लो आना स्टार्ट हो। कैश फ्लो आना स्टार्ट होगा तो आपके पास जो एसईओ में लगाने के लिए पैसे या इन्वेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता बनते जाएंगे। जी सर, ठीक है सर। चले, थैंक यू थैंक यू। सर। अल्लाह जी, हाफिज़। नेक्स्ट हम लेते हैं मुबशिर। मुबशिर, आप बताइए जी। क्लाइंट आंसर नहीं करते, क्लाइंट आंसर तो, हाँ, बाज़ औक़ात होता है क्लाइंट नहीं करते आंसर। एक हमने बनाया हुआ होता है टेम्पलेट, वो टेम्पलेट उठा के सबको भेजी जा रहे होते हैं। तो मेरा तरीका होता है कि मैं किसी भी के साथ भी कनेक्ट होना है, तो मैं पहले उसके स्टोर को देखता हूँ, और मुझे अगर लगता है कि इसके स्टोर पे इश्यूज हैं, कि मैं इसको वो कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से रैंक कर सकता हूँ, या इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इसका इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं उसको 2-3 सिग्नल्स पहले सेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सबसे पहले फाइंड आउट करूं उसका फाउंडर कौन है। ठीक है। फाउंडर को मैं जाके लिंक्डइन पर उसकी पोस्ट देखूंगा, वहां पे मैं लाइक कमेंट कर दूंगा। ठीक है। फॉलो कर दूंगा, ये पहला उसको सिग्नल मिलेगा। उसका लिंक्डइन, उसका इंस्टा फाइंड आउट करूंगा, ब्रांड का इंस्टा, उस ब्रांड के इंस्टा पे मैं कोई मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, कुछ अप्रिशिएट कर दूंगा। ठीक है। ये इसको एक और सिग्नल, एक ही प्रोफाइल उसको सिग्नल सेंड कर रही है। ठीक है। उसके बाद आप जब ये दो, एक दो चीज़ें हो गई, फिर आप उसकी इंस्टा पे उसको आउटरीच कर सकते हो, या आप उसको ईमेल पे आउटरीच कर सकते हो, या आप उसको कोल्ड कॉल कर सकते हो कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं।
ठीक है, आपने सिंपली बताना कि जी मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, और मैं जो हूँ वीडियो ऑडिट्स पे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो ऑडिट शॉर्ट सा 5 से 10 मिनट का, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, उस पर काम करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अगले बंदे को एक दफ़ा ये चीज़ बता दूं कि भाई आपके स्टोर में एससीओ के चैनल के थ्रू रेवेन्यू लाने की गुंजाइश अवेलेबल है, एंड वी कैन डू दैट, सो आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर हम उसके साथ थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन उस तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप आउटरीच करेंगे तो फिर आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। कोल्ड कॉल के लिए सबसे बेस्ट अगर आपको बताऊं तो आसान तरीन तो आप स्काइप ले लें। ठीक है, स्काइप से नंबर परचेज कर लें, स्काइप से आप कॉल्स कर लें। शॉपिफाई ऑन पेज, देखें ऑन पेज जो है ना उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी पेज के मेरे सेशन 1 को अगर आप देखें, मैंने उसमें कंपैरिजंस आपको करके बताए थे कि बेशक कोई एफिलिएट का वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, शॉपिफाई स्टोर है, जो मर्जी चीज़ है, ऑन पेज के एलिमेंट्स सेम रहने हैं। आप मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, ठीक है, ये पहले 3 वो चीज़ें होती हैं जो गूगल लेवल पर शो हो रही हैं। उसके बाद आपके पास पेज का लेवल आ जाता है। पेज पे जब आप आते हैं तो H1 टाइटल है जो एक डायरेक्ट सिग्नल देता है, और ये 4 चीज़ें आपस में लाइन होनी चाहिए। इमेज ऑल टेक्स्ट है, इमेज टाइटल है, ठीक है। फिर उसके बाद पेज की सेकंड हेडिंग्स हैं, और उसके अंदर आपने किस तरीके से कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस तरीके से आपने उस टॉपिक को कवर किया हुआ है उस पेज के अकॉर्डिंगली। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस देखें तो इंटरनल लिंकिंग आ जाती है, क्या आपकी इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली हुई है, आपने अच्छे तरीके से कंटेंट ऐड किया हुआ है। उसके थोड़ा सा एडवांस चलें तो आप देखें कि क्या ये यूआरएल इंडेक्स है, कैनोनिकलाइज तो नहीं हुआ हुआ किसी और यूआरएल के साथ, ये कैनिबलाइज तो नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस देखना है तो क्या इस पेज का स्कीमा है, रेलिवेंट स्कीमा वो ऐड है या नहीं ऐड है, इस पेज की स्पीड ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, दैट्स इट। ऑन पेज की चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई। एक दो पॉइंट क्या पता कोई रह गए हों, लेकिन इन दी एंड दैट्स दी ऑन पेज। अब ये फैक्टर सेम रहेंगे, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, जो मर्जी है, ये चीज़ें सेम रहनी है। हाँ, आप जब अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यार मैं मल्टीपल कीवर्ड्स जो सेम इंटेंट के कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट पेजेस पे टारगेट करूँ, या मैं सेम पेज पे टारगेट करूँ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आपको अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जब भी हम कोई ई कॉमर्स का एसईओ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी लेट्स सपोज कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी रैंक हुए हुए हैं, साइट की एज भी 1 ईयर प्लस है, तो ठीक है। उसमें हमारा जो एसईओ की जर्नी होगी उसको काइंडली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और साइट को एनालाइज करते वक्त हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या मेन इश्यूज हैं, वो सबसे पहले क्या देखना चाहिए। और मेरे कीवर्ड्स ख्याल जिस से, तरह हैं कि कीवर्ड्स अगर हमें जी जी पूछें, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो मतलब स्टार्ट में हम टारगेट करेंगे वो कितने सर्च वॉल्यूम वाले होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले तो अगर हम करेंगे तो वो तो रैंक नहीं करेगी साइट, क्योंकि अभी उसकी अथॉरिटी इतनी हम्म। बिल्ड नहीं हुई, तो ये भी काइंडली एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, 1 साल हो चुका है आपको, तो आपके पास सर्च कंसोल में काफ़ी सारा डाटा आ चुका होगा। ठीक है, तो उस डाटा की बेस जी के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास उसका सीटीआर कितना है। ठीक है, और जिस कीवर्ड के साथ आपके इंप्रेशन सबसे ज़्यादा हैं लेकिन सीटीआर कम है, इट जी मीन्स कि यहाँ पर क्लिक क्लिक रेट बढ़ाया जा सकता है। तो अब वो कीवर्ड, वो फ्रेजेस आपके टाइटल में डायरेक्टली अवेलेबल हैं, या ऑन पेज उन चेक लिस्ट या जो हमारे पास मेन स्पॉट्स मैंने भी शेयर किए, क्या वो वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हैं। अच्छा, जब भी कोई पुराना स्टोर होता है ना, तो सबसे पहले हम उसको टेक्निकली चेक करते हैं, और मैं जिस चीज़ को सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ वो होता है कि उसका जो इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन है वो है सही है या नहीं है, रेलिवेंट पेजेस इंडेक्स्ड हैं या इरेलीवेंट भी इंडेक्स्ड हैं। ठीक है, और जो कैनोनिकलाइजेशन हुई हुई है क्या वो प्रॉपर हुई हुई है स्टोर पर या नहीं हुई हुई है, और उसके बाद स्कीमा इस पेज पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। इस पेज का जो फाउंडेशनल पेजेस हैं, जिनको मैं फाउंडेशनल पेजेस कहता हूँ, जो हमने सेकंड लेक्चर में देखे थे कि बिल्डिंग द राइट फाउंडेशंस,
क्या वो अच्छे तरीके से बनी है या नहीं बनी। 2 लाइनों का अबाउट अस, 2 लाइनों का कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और 2 लाइनों की शिपिंग पॉलिसी, क्या इस तरीके से या प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। और अगर एक्सप्लेन्ड है तो क्या वहाँ पे स्कीमा, जो जो स्कीमा जहाँ पर होना चाहिए था वो वहाँ पे रेलिवेंट जगहों पर ऐड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करूंगा कि अगर मेरे पास सर्च कंसोल नहीं है तो मैं एसईएम ब्रश के थ्रू चेक करूंगा कि टॉप ट्रैफिक किन पेजेस पर आ रही है। 10 टॉप के पेजेस पकड़ लूंगा और उनको देखूंगा कि उनके अंदर से क्या इंटरनल लिंक्स ट्रांसफर हो रहे हैं आगे या नहीं हो रहे हैं। उसकी रीज़न दो चीज़ें हैं जहाँ पे अथॉरिटी आ रही है एक तरह की। आपकी वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज से आपने अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है तमाम नीचे वाले पेजेस की तरफ या तमाम आपके कलेक्शन पेजेस की तरफ, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें। सो हमने उस चीज़ को चेक करना है। तो एक अथॉरिटी बिल्ड हो रही है बैकलिंक्स वाइज के जी, बैकलिंक्स बिल्ड हो रहे हैं। तो मैं बैकलिंक्स में जाके देखूंगा कि टॉप 10 पेजेस कौन से हैं जहाँ पे बैकलिंक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है, बेटर है। और उन पेजेस के अंदर से देखूंगा कि क्या इंटरनल लिंक्स आगे लगाए जा सकते हैं रेलिवेंट पेजेस पर या नहीं। पहली चीज, पहला ऑप्शन जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि वो पेजेस पे अथॉरिटी आ रही है, वो अथॉरिटी आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है। दूसरे नंबर पे मैं देखूंगा कि टॉप 10 पेजेस जो ट्रैफिक वाइज टॉप 10 पेजेस हैं वो कौन से आ रहे हैं। उन उन पेजेस को मैं अंडरस्टैंड करके कि वहां से आगे मैं इंटरनल लिंक्स लेके जा सकता हूँ या नहीं, लगे हुए हैं या नहीं, वहां पे डिस्क्रिप्शंस प्रॉपरली लिखी हैं या नहीं, ठीक है। तो इस डिसीजन की बेस की अब ये दो बड़े इंडिकेटर्स हो गए। तो आपने अपनी अथॉरिटी को आगे ट्रांसफर किया कि जो आपको ऑनलाइन गूगल की तरफ से मिल रही है, मिल इसलिए रही है क्योंकि आपको ट्रैफिक आ रही है, तो वो ट्रैफिक गूगल इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपके वो पेजेस अथॉरिटेटिव है। तो अथॉरिटी क्या आगे ट्रांसफर हो रही है नहीं, तो ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो ये 3 4 मेन मेन फैक्टर्स हैं। और अगर कोई कीवर्ड किसी पेज पे या टॉप 10 पेजेस पे जो ट्रैफिक आ रही है उनके अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनकी हेड टर्म्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं, ठीक है। या उनकी जो वेरिएशंस, नई वेरिएशंस के साथ वो लोग रैंक कर रहे हैं, क्या वो कंटेंट में दोबारा से ऐड किए गए हैं या नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी कलेक्शन पेज पर हम भूल जाते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शंस को ठीक बार है। बार रीऑप्टिमाइज करना होता है, अपने सर्च कंसोल को देखना होता है बार बार कौन कौन सी रेलिवेंट क्वेरीज इस पेज पे आ रही हैं, जिनके नए इंप्रेशंस आ रहे हैं, वो क्वेरीज इस पेज पे आंसर हो रही हैं या नहीं। अगर हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, मैं उसको साथ साथ ऐड करता जाऊंगा या उसको रीऑप्टिमाइज करता जाऊंगा। ठीक है। और एक और चीज ये पूछनी थी कि जब किसी वेबसाइट की मतलब कुछ रैंकिंग हुई होती है तो उसके जो इमेजेस हैं जो होम पेज पे लगे हुए हैं या कलेक्शन पेजेस पे लगे हुए हैं, वो जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें रियलाइज होता है कि इमेजेस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो ठीक है। इंडेक्स हुई हुई है। तो अब हम इमेजेस की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, इमेजेस चेंज करना चाहते हैं। तो क्या हमें सारे इमेजेस इकट्ठे चेंज कर देने चाहिए या स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, ताकि रैंकिंग भी डाउन ना हो और इमेजेस भी हम्म। चेंज हो जाए, उसमें क्या हमें करना चाहिए? अच्छा, इमेजेस का आप प्रॉपर साइट मैप जो है ना वो सबमिट करें, ठीक है। तो जब आप इमेजेस का प्रॉपर साइट मैप सबमिट करेंगे और वो उसके साथ टाइमली चेंज हो रहा होगा, जो आपकी चेंजिंग्स आ रही होंगी, तो फिर आपको उस तरीके का इशू नहीं आएगा। क्योंकि एट द एंड शॉपिफाई का, अगर आप कोई भी शॉपिफाई स्टोर आप ओपन करेंगे और उसका आप साइट मैप व्यू करते हैं तो आपको पेजेस नज़र आएंगे, प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, लेकिन उसके साथ जो अगर आप कहें कि इमेजेस का स्पेसिफिकली साइट मैप बना हुआ है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और ये बड़ा एक वो टेक्निकल पार्ट है इमेजेस की साइट मैप का। इसके अंदर मैनुअल काम करना चाहते हैं आप मैनुअल ठीक है। कर लें, उसमें आप मैनुअल कोडिंग के थ्रू जाके इमेजेस को एडअप करेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐप के थ्रू कर लें, ठीक है। अभी जो लास्ट टाइम मैंने ऐप की थी इंस्टॉल एक स्टोर के लिए, वो थी इजी साइट मैप, ठीक है। $4 उसकी कॉस्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो वो क्या करेगा कि आपके बिहाफ के ऊपर एक सेपरेट साइट मैप क्रिएट करेगा और वो अपनी ऐप के थ्रू जनरेट कर दे, अपने ऐप के थ्रू वो सबमिट करेगा। लेकिन जैसे हम नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल एक्सेस करते हैं तो हम एक हेडर टैग उठा के थीम फाइल में लगा देते हैं जाके। तो वो ऐप अपना एक थीम फाइल के लिए एक वो देगी आपको हेडर टैग, वो आपको लगाना होगा, तो आपके 2 हेडर टैग्स चले जाएंगे जो सर्च कंसोल के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इमेजेस जो होंगी ऑफ द होम पेज, ऑफ द कलेक्शन पेजेस, ऑफ द प्रोडक्ट पेजेस, और जो जनरल पेजेस होते हैं हमारे पास फाउंडेशनल पेजेस, उसके अंदर की भी जो इमेजेस होते हैं सारे का एक इमेज साइट मैप बन जाएगा। तो वो हम सबमिट करेंगे जाके गूगल में, वो खुद ही वो सबमिट करेंगे और साथ साथ उसको रिपोर्ट करते रहेंगे और वहाँ पे आपके पास उसकी डिटेल्स शो हो रही होंगी। या जस्ट अ मिनट में आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर।
ओके, क्लाइंट को ना फिर जाके मैसेज करते रहना, ये ना पता चले बाद में वो मुझे कहे कि ये मुझे पाकिस्तान से 50 लोग मैसेज कर रहे हैं, हमें एसईओ दे दें, हमें वेब डिज़ाइन दे दें, ठीक है। क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि तो वो पता चल जाए ये क्लाइंट है तो चल भी वो ऐसी थी ऐसी थी ऐसी एनु पढ़िए ज़रा। अब ये मैं आपके साथ सिंपली शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, ये जस्ट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है डायरेक्टर की, लेकिन अगर उसने अब ये बनवाई सिंपली उसके ऊपर है। अब ये देख रहे हैं आप, ये साइट मैप है इसका, ठीक है। तो अगर आप वन बाय वन इन तमाम साइट मैप को, अब ये पेजेस का यहाँ पे साइट मैप शो ठीक हो है। रहा है, ठीक है। और ये कलेक्शंस का साइट मैप ये साइट मैप्स आपने खुद सबमिट किए हैं? है। ये तो जनरल साइट मैप है ना, शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट जो शॉपिफाई साइट मैप खुद जनरेट करता है और आपको डायरेक्टली एडिट नहीं करने दे रहा होता, ठीक है। तो आपको उसके लिए फिर जुगाड़ करके उसको एडिट करना होता है। लेकिन अब ठीक है। ये शॉपिफाई का अपना बनाया हुआ साइट मैप होता है। सो वो क्या करता है कि वो चीज़ों को 4 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, प्रोडक्ट, पेजेस, कलेक्शंस एंड ब्लॉग्स, ठीक है। जब हमने जो सेशन 1 में यूआरएल स्ट्रक्चर देखा था तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। अब ये तमाम पेजेस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे कोई इमेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिंपली साइट मैप्स हैं, सारे पेजेस के जस्ट लिंक्स लगे हुए हैं पेजेस के। ये आपके पास सारी कलेक्शंस हैं और कलेक्शन के साथ उस कलेक्शन की जो एक इमेज है वो नज़र आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। उस पेज की जो बाकी इमेजेस हैं वो क्यों वो इंडेक्स है नहीं है, वो कैसे इंडेक्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके लिए ये आपके पास इमेज साइट मैप, इजी इमेज साइट मैप के नाम से ये एक ऐप आती है। आप सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपकी थीम फाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगी और इसको एक्टिवेट करके तो आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ कि आपकी इतनी इमेजेस इंडेक्स्ड हो गई हैं, कितनी नहीं हुई, कितनी सबमिट हुई हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इमेज चेंज कर दी है बैकग्राउंड पे और तो यह ऑटोमेटिकली साइट मैप में उसको रिप्लेस करके और सबमिशन उसकी कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी डिटेल्स को या इमेज वाले जो ऑप्शन है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इमेज साइट मैप के ऊपर या इमेज इंडेक्सिंग के ऊपर अगर आप काम करेंगे किसी पुराने स्टोर के लिए जिसकी जो बड़ा स्टोर है, कोई 150 प्रोडक्ट्स हैं और उसकी इमेजेस इंडेक्सिंग आप चेक करेंगे तो कम होंगी। लेकिन अगर आप इमेज इंडेक्सिंग पे स्पेसिफिकली खुद से काम करेंगे शॉपिफाई स्टोर्स के केस में तो आपको विजिबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। चलें, ओके। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इमरान, कोई और क्वेश्चन है आपका तो बताइए, नहीं तो फिर आपका हैंड डाउन कर देते हैं। चलें, आई थिंक इमरान का क्वेश्चन नहीं है। जी जहांगीर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो हम साइट इमेज डिलीट करेंगे, जो उसका ऑलरेडी साइट साइट मैप बन चुका होगा एक हम्म। बैक एंड पे टैग, तो वो अगर हम वो इमेज डिलीट करते हैं तो वो हम्म वहां पर एरर नहीं शो करेगा हमारी वेबसाइट पे, पेज पे, इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा? हम्म। क्योंकि उसका तो ऑलरेडी वो एक बन चुका है ना, इंडेक्स वो हो चुकी है हमारी इमेज। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो इंडेक्स हो चुकी है, लेकिन जो आपका जो साइट मैप जनरेट हो रहा है वो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर रहा है, जो इस ऐप के थ्रू मैंने स्टडी किया था, जो मैंने भी आपके साथ ऐप शेयर की है। और अगर आपको लगे कि यार मेरी जो प्रीवियस ऐप है वो जो प्रीवियस इमेज का यूआरएल है, ठीक है, वो प्रीवियसली इंडेक्स था, राइट नाउ वो कोई 404 टाइप चीज शो कर रहा है, तो आप उसका कॉपी करके जो आपने नई इमेजेस वहाँ पे उस पेज के लिए लगाई हैं, आप उन इमेजेस के यूआरएल्स पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं सिंपली रिडायरेक्ट में जाके। चले, ठीक है। सो हम आगे मूव करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्लीज़ शेयर कर दें। अच्छा, कल मैंने आपके साथ पिछले 2-3 हमने सेशंस में ना कहने को थ्योरेटिकल चीज़ें देखी हैं, ठीक है। जिसमें हमने सर्च इंटेंट को काफ़ी डिटेल से देख लिया है, कस्टमर की बाइंग जर्नी को, मार्केटिंग फनल को और एसईओ फनल को बड़े अच्छे तरीके से हमने डिटेल से देखा है। सो आज सुबह मैं लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहा था, देख रहा था, तो 2 से 3 मैंने देखे गोरे इन्फ्लुएंसर्स थे, ठीक है। और उनका जो स्पेसिफिक वो था ना टॉपिक था,
उस टॉपिक के अंदर जो इंटेंट है वो बड़े उन्होंने मेजर तरीके से मेंशन किया हुआ था। अब जैसे ये मार्क है, इसको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। सो ये सुबह के टाइम मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, तो ये सुबह के टाइम, सुबह 5 6 6 बजे के करीब 10 आवर्स अगो का स्टेटस शो कर रहा था। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को लगेगा कि यार हम अभी तक थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस थ्योरी की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंपली कीवर्ड रिसर्च करके FAQs पे एक पेज पे चिपका देते हैं, जबकि हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि पेन पॉइंट्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, और सर्च का इंटेंट क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट, ठीक है। और इंटेंट प्रॉक्सिमिटी क्या है बेसिकली, टेक्निकल है टर्म प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, लेकिन इंटेंट बेसिकली क्या, आपका जो भी सर्चर सर्च करना चाह रहे हो और आप जो चीज़ उसके अकॉर्डिंग आप क्या पेज बना रहे हो, ये क्या आपस में कितना रिलेट करते हैं ये चीज़। तो ये वो पहला, ये सुबह मैंने देखा है इसको कि यार ये पहला वो एक कंटेंट मेरे सामने आया इसकी तरफ से कि जिसमें इसने इंटेंट के ऊपर काफ़ी बातचीत की हुई थी। अच्छा, उसके अलावा 3 मैंने तो लोग देखे, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए और मेंशन कर लिए। फिर ये एक और था, लुइस। सो लुइस काफ़ी सारा पोस्ट करता है ई कॉमर्स के ऊपर और SEO के ऊपर और शॉपिफाई SEO के ऊपर, आप लोग इनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने क्या है कि जी क्या आपको अपनी 2024 की बेस्ट इसने जो चीज़ें बताई हैं, वो कहता है कि जी सबसे पहले आपको अपना जो फनल बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। और नंबर 1 जो इंफॉर्मेशन हब है आपकी नीश का, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारे जो पहले 3 लेक्चर में हमने जितना भी पार्ट डिस्कस किए, ये डायरेक्टली उसके साथ रिलेट करती है। उसके साथ अगर मैं थर्ड आपके साथ चीज़ शेयर करूं तो चार्ल्स है, इसने तो सुबह सुबह ही पोस्ट की थी, कुछ 33 मिनट पहले इसकी पोस्ट मुझे नज़र आ रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि जो सर्प इंटेंट है उसको बड़े ग्रैनुअर लेवल पे आपने मेंशन करना है, और हाईएस्ट ROI कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है सर्प के थ्रू, ठीक है। सो उसने बेसिकली उसको रिलेट पैरासाइट SEO के साथ या पैरासाइट के साथ किया हुआ है। इसको हम लिंक बिल्डिंग के पेज में देखेंगे पैरासाइट को, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत रिलेट करती हैं। सो इन दोनों को, ओके, यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अपनी स्क्रीन को मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। सो ये 3 स्क्रीनशॉट्स मैंने, क्योंकि मैं फीड स्क्रॉल कर रहा था और जो चीज़ मुझे अच्छी लगे मैं वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट करके एक चीज़ को हाईलाइट करके मैंने सेव कर दी कि मैं आपके साथ इन तीनों चीज़ों को शेयर करूँगा। सो आज जी हमारे साथ अभी तक मेरे ख्याल से 1 मिनट 65 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके साथ मैं फाइल एक शेयर कर दूंगा जो हमने लास्ट टाइम जो मैं वो उसके अंदर डिस्कस कर रहा था, स्लाइड्स के तौर के ऊपर मैं यूज़ कर रहा था। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शेयर। और ये थी बेसिकली, ठीक है, ये सारा कंटेंट मैंने खुद से राइट अप किया है, बाज़ औक़ात मैंने किसी जगह से कोई हेल्प आउट ली है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ये जो इमेज है स्पेसिफिकली ये गूगल का है। गूगल का एक प्लेटफॉर्म होता है गूगल टू नो, ये थिंक विद गूगल के नाम से आता है, वहाँ पे उसने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी उसके अलावा जितनी डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले 3 डेज में अंडरस्टैंड किया है, जिसके थ्रू हम तमाम चीज़ें करते रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट जी मैं अभी ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। ड्राइव पे अपलोड करके यहाँ पे लिंक शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि सिंपली अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं इसको यहाँ से उड़ा दूंगा ताकि जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया उनको कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सके एज़ कम्पेयर टू द वंस जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। फाइल अपलोड, और हम चलते हैं। चल, जब तक ये अपलोड होती है तो मैं इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो दैट्स इट, विन विन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी इब्राहिम, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, कैमरा इजी है क्या? सॉरी सर, असल में लैपटॉप का कैमरे का इशू है जिस वजह से ओके, 3 दिन कोई से बात नहीं नहीं, कर पा रहा मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइज करने जाते हैं कलेक्शन पेजेस या सब कलेक्शन पेजेस का, तो अक्सर हम ये नोट करते हैं कि जब कंपेटिटर ने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया होता है तो वो इंटरनल लिंक नहीं कर रहे होते हैं, ना ही हम्म उनके कोई एक्सटर्नल लिंक जा रहा होता है। तो इसके हम्म। बारे में आप क्या कहेंगे? इंटरनल लिंक नहीं किया होता उन्होंने,
जी सर, बाज़ दफ़ा आपने भी नोट किया हाँ होगा कि जब हम हाँ कंप्यूटर एनालिसिस करने जाते हैं तो वो हम उनको देखते हैं कि उन्होंने कोई इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं किया होता, लेकिन वो रैंक ठीक भी है। कर रहे होते हैं अच्छे लेवल पर, हाँ ट्रैफिक भी उनकी अच्छी जनरेट हो रही होती है। तो ठीक आप है, क्या कहेंगे बेहतरीन इस है। बारे में? यार जस्ट एक मिनट दे मुझे, मुझे ये जो मैंने अभी तक अभी ये ओके फ़ौरन अब सर, ओके। ओके, शेयर, कॉपी लिंक, चले, परफेक्ट। तो ये मैं लिंक जो है वो चैट में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चले, अच्छा यार, कंपेटिटर्स, हमने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ठीक है। हमने जो एक पेज की, कलेक्शन पेज की ऑन पेज करने का जो बेस्ट तरीका है, हमने वो फॉलो करना है। अगर तो वो कंपेटिटर नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है फिर हमारे लिए कि वो नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर कंपेटिटर्स ने जितनी चीज़ें की हुई हैं, आपने डोमेन को डोमेन के साथ कंपैरिजन करना है, पेज को पेज के साथ कंपैरिजन करना है, ऑन पेज को ऑन पेज के साथ, टेक्निकल को टेक्निकल के साथ, एंड ऑफ पेज को ऑफ पेज के साथ, ठीक है। अब दो, एक मेरी वेबसाइट है और एक मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट है, एक्सेस ही नहीं लोगों की यार। शेयर, ओके जी, मैं चेक कर रहा था, आप लोग लिंक ओपन करते नहीं, सॉरी। ये ले, चलो, अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप पेज को पेज के लेवल पर कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपने उसका ऑन पेज के एलिमेंट्स को चेक करना है कि इसका जो मेन कीवर्ड है जिसके साथ ये लोग टॉप पे आ रहे हैं, इसने कैसे, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, और किस तरीके से उसने उस पेज के अंदर उस कीवर्ड या से रेलिवेंट कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बाद औक़ात होगा कि आपको नजर आएगा कि यार इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं लिखी, इन्होंने तो 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी है और बस इतनी सी बात है, ये लोग फिर भी रैंक कर रहे हैं। तो उस केस में बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमने चीज़ों को बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करना होता है कि यार ऑन पेज है, एक कलेक्शन पेज है, इस कलेक्शन पेज पे मैं इस प्राइमरी टॉपिक को टारगेट करूंगा, और मेरे इस प्राइमरी टॉपिक को टारगेट करते हुए ये 4 से 5 मेन मेन बड़े बड़े हेड टर्म वाले कीवर्ड्स हैं, या ये मेन बड़े कीवर्ड्स हैं, ये ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। वंस आपने वो कर दिए, अब आपके कंपेटिटर ने नहीं किए हुए तो आपके लिए अच्छी बात है। अब वो रैंक क्यों कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है। मे बी उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो, मे बी उनकी ब्रांड सर्च, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग हो गूगल के सामने। अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट आपके साथ शेयर की थी, WP स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और अगर आप उस वेबसाइट को अंडरस्टैंड करेंगे, मैं भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जस्ट WP स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये वेबसाइट थी, ये बड़ी सिंपल सी वेबसाइट, ठीक है। और इस पे 4 मेजर बैग्स ये लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेदर टोट बैग जो इनका ये पहला, कह लें कि, हो जाए भाई ओपन, ये जो इनका फर्स्ट बैग था, इसके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे थे ये लोग, ठीक है। टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं ना, इन्होंने इस पेज पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई थी, कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं की हुई थी, सही। इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग था, 12-13 हज़ार फॉलोअर्स इनके फेसबुक पे थे, इसी तरह से इनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे थे, इसकी ब्रांड नेम सर्च थी अवेलेबल, सही। सो आप एट द एंड आप किसी को ये नहीं कह सकते या गूगल पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार मेरे केस में तो मैंने तमाम चीज़ें कंपेटिटर से अच्छी लिखी हैं, ठीक है, और या कंपेटिटर ने ये चीज़ें नहीं लिखी तो वो क्यों रैंक कर रहा है। हमारा काम है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करके अपनी चीज़ें गूगल में सबमिट कर दें। ओके सर, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला। ओके, ठीक है जी। गूगल में रैंक होती है, दोनों रैंक होती हैं, प्रोडक्ट्स भी रैंक होती हैं और कैटेगरीज भी रैंक होती हैं। और ई कॉमर्स के केस के अंदर हम जो हेड टर्म्स या बड़ी टर्म्स होती हैं, कोशिश करते हैं हम उसको कलेक्शंस पे टारगेट करें, ठीक है। और अगर हमें सर पे एनालिसिस से लगता है कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेसिफिकली हमें प्रोडक्ट को रैंक करवाना चाहिए, फिर हम वो कीवर्ड एक प्रोडक्ट को असाइन कर रहे होते हैं। तो केस टू केस डिफरेंट हो रहा होता है।
जैसे कि अगर आप एग्जांपल मैं देता होता हूँ एप्पल के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो वो एप्पल का कोई फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है तो उसका एक स्पेसिफिक कीवर्ड होगा कि आईफोन 15 प्रो, फलाना कलर ढिमकाना कलर, इतने मेमोरी, ठीक है। तो आप उसको एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर टारगेट कर सकते हो। लेकिन जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं इसमें लेदर बैग्स के केस में, तो हमारे केस के अंदर अगर कोई सर्च करेगा लेदर डफल बैग तो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में एक ही टाइप का बैग है जिसको लोग लेदर डफल बैग कहते हैं। लोग तो उस डिज़ाइन को डफल बैग कहते हैं ना। तो जब डिज़ाइन को डफल बैग कहते हैं तो हमें वो कीवर्ड कैटेगरी या कलेक्शन पेज पे टारगेट करना होगा, और उसके अंदर जो आने वाली प्रोडक्ट्स होंगी उसको हम डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपके साथ मैंने ये स्टोर शेयर किया था wpstandards.com। अब इन्होंने देखें अपने कीवर्ड लेदर टोट बैग को कलेक्शन पेज पे टारगेट किया हुआ है, और इसी कीवर्ड के साथ ही ये लोग रैंक कर रहे हैं यूएस के अंदर। और ये बड़ा कीवर्ड है, 12-13 हज़ार सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड और टफ कीवर्ड है। अब इनकी अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो प्रोडक्ट्स में दी कार्गो टोट बैग शो कर रहा है, ठीक है। विंटेज टोट बैग शो कर रहा है, ओवर साइज्ड लेदर टोट शो कर रहा है। किसी जगह पे वो दोबारा से टोट बैग को एज अ मेन कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहे। और यही वो एक प्राइमरी मिस्टेक होती है ई कॉमर्स एसईओ के केस में, कि हम कलेक्शन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ ही चिपकाए होते हैं। तो जिस वजह से एक कैनिबलाइजेशन हो रही होती है कि यार आपके गूगल को मल्टीपल कीवर्ड्स जो हैं, सेम कीवर्ड मल्टीपल पेजेस से सिग्नल दे रहा है कि मुझे इस पेज के लिए रैंक करो, तो वहां पे आपका ये इशू आ रहा होता है। सर आस्क फॉर एक्सेस व्हेन क्लिक ऑन द लिंक, हाँ लिंक तो ओपन है ना, बिल्कुल ठीक है। यानी यूट्यूब और डॉक्यूमेंट, यार यूट्यूब के गूगल सर्च कंसोल के ऊपर मेरे ख्याल से उमर तस्कीर का काफ़ी अच्छा लेक्चर प्रीवियसली मैंने जो लास्ट टाइम एक दफ़ा चेक किया था वो पड़ा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यार मेजरली जो एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ वो डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन है, बाकी उसके अलावा वेबलाइजर है, बेल्ट विद है, ठीक है। देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। हम सिंपली दोबारा से इसको शेयर कर देते हैं। अब जैसे ये पेज है, इस पेज को मैंने एनालाइज करना है तो ये मुझे एक्सटेंशन बता देगी कि ये किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और अगर थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू देखना है चीज़ों का इस पर्टिकुलर पेज के हिसाब से, तो ये बिल्ट विद एक्सटेंशन है, ये शो कर देगी कि इस पेज में एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेरे पास एक्सटेंशन है, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता होता हूँ नॉर्मली अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर या अपनी डेली की वर्किंग में। फिर उसके अलावा एक स्कीमा की एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है जो मुझे बताता है कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्या स्कीमा इंस्टॉल हुआ हुआ है, स्कीमा डॉट डेफ के नाम से ये आती है। सही। सो इस स्कीमा वाले पोर्शन के अंदर हम इस एक्सटेंशन को डिटेल से देखेंगे। सो मेजरली ये एक्सटेंशंस हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ डेली यूज़ केस के अंदर। So, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एज अ बिगनर नीड टू, बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। विलिंगनेस टू स्टार्ट ही सबसे बड़ा एक प्री रिक्विजिट है मेरे ख्याल से, कि अगर आप विलिंग हैं तो बेहतरीन है, फिर किसी भी किस्म का कोई भी इशू आए तो आप उसको सॉल्व करते जाते हैं। जी इंशाल्लाह हम ऑडिट करेंगे, डिटेल से ऑडिट्स करेंगे, स्क्रीनिंग फ्रॉग को यूज़ करेंगे और इसको एसक्यूएम रश को, दोनों के थ्रू हम देख रहे होंगे कि यार जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं किस तरीके की चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए या देखनी चाहिए। विच इज़ द बेस्ट, एक ही ब्लॉक को मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ रैंक, ठीक है। अलग-अलग करेंगे ना। इसका मतलब है आपने कल वाला लेक्चर देखा नहीं, या देखा है तो वो फिर आपको शायद समझ नहीं आया। तो आप वो लेक्चर दोबारा से एक दफ़ा देखें, ठीक है। क्योंकि हमने एक एक टॉपिक है, उस टॉपिक को लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो उस टॉपिक को आपने जब टारगेट करना है तो एक पेज पे टारगेट करना है, अलग अलग पेजेस पे टारगेट नहीं करना। परफेक्ट। सर इफ वी वन कीवर्ड देयर आर मोर गूगल एड्स कैन वी कंसीडर। हाँ बिल्कुल, जो गूगल ऐड वाले कीवर्ड्स होते हैं वो तो आपको स्ट्रेट बता रहे होते हैं ना कि भाई ये तो मनी कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पे तो लोग पैसे भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। जी गुलबाज, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, ऐसा है कि हम अक्सर देखते हैं लाइक एक पेज है या कोई प्रोडक्ट है, वो हम्म। मोर देन मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ वो टारगेट हो रहा होता है। वो जरूरी नहीं कि उससे 5-10 कीवर्ड्स हो, वो 100, 200, 400, 500 कीवर्ड्स के साथ ही एक पेज या एक प्रोडक्ट रैंक कर रही होती है। जी। इसमें इसमें एक चीज़ आ जाती है कि हम प्राइमरीली कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम्म। जो एसईओ की प्रैक्टिसेस हैं, जो कि गूगल हमें कहता है, वो कहता है कि हमने जो कीवर्ड टारगेट करना है उसको हम टाइटल टैग में भी यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करें, हेडिंग सब हेडिंग्स में भी यूज़ करें, इमेज आर्ट टेक्स्ट वगैरह में भी यूज़ करें, और इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करें। ठीक है, ये कुछ मेन प्रैक्टिसेस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करें, उसमें तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन में या हेडिंग टैग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, जो कि हम चाह रहे हैं कि हम 4, 5 या 10, 12 सेकेंडरी कीवर्ड्स लेके चलना चाहते हैं, तो 4, 5 कर रहे हैं, तो अब उन 4, 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स को किस तरीके से हम टारगेट करेंगे, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस एसईओ गूगल आस्क्स फॉर। अच्छा देखें, हमारे पास ना प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये तो हमारी बनाई हुई टर्म्स है ना सारी। ठीक है। आपने देखना है कि आप एक चीज़ को टॉपिक कंसीडर करें कि यार लेदर डफल बैग एक टॉपिक है। ठीक है। तो इसको बहुत सारे लोग सर्च आउट कर रहे हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर उस एक टॉपिक को सर्च करने के, फॉर एग्जांपल आप यूं कंसीडर कर लें कि 1,000 100 कीवर्ड्स कंसीडर करते हैं हम इनिशियली, कि जी 100 कीवर्ड्स हैं, या लोग 100 तरीकों से, 100 डिफरेंट नामों से इस एक बैग को या इस बैग को परचेज करने के लिए सर्च आउट करते हैं। तो उसमें से वो कीवर्ड जो बड़ा ज्यादा सर्च हो रहा होता है, हमने उनको कह दिया ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये हमने डेफिनेशन लगा दी ना। ठीक है। लेकिन वो है तो एक टॉपिक ना सारे का सारा, वो उस 100 की ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अच्छा, उसमें से चौथे पांचवें कीवर्ड को आप देखेंगे तो उसका वॉल्यूम शायद हाफ हो जाए एज कंपेयर टू द फर्स्ट कीवर्ड जिसको हमने टैग लगाया था ये प्राइमरी कीवर्ड का। फिर उसी के तरीके से अगर आप आहिस्ता आहिस्ता 50वें कीवर्ड पर आएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या पता, पहले का वॉल्यूम था 10,000, तो उसका वॉल्यूम होगा क्या पता 500 600। लेकिन वो टॉपिक तो सारे का सारा एक ही है, अगर वो एक ही टॉपिक के अंदर आ रहे हैं तो। ठीक है। सबसे पहले हमने ये चीज़ डिफाइन करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करेंगे। ठीक है। मैन लेदर डफल बैग, ठीक है, या हैंडमेड मैन लेदर डफल बैग, 5 वर्ड्स बेस्ड हमने कीवर्ड टारगेट कर दिया। लेकिन इस 5 वर्ड्स के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड भी आ रहा है, लेदर डफल बैग भी आ रहा है, मैन लेदर डफल बैग भी आ रहा है। इसके आगे आप जाके लग्जरी लगा देंगे तो वो लग्जरी लेदर डफल बैग वो भी टारगेट हो जाएगा। तो वो तमाम कीवर्ड्स उस पेज के ऊपर टारगेट होना खुद से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक डोमेन के ऊपर आप एक पेज को टारगेट करें और दूसरी डोमेन के ऊपर भी आप सेम पेज को टारगेट करें, लेकिन एक पेज के अंदर आप, पहले डोमेन के अंदर आप जो प्राइमरी कीवर्ड जो टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं वो डिफरेंट डालने एज कम्पेयर टू द दूसरी डोमेन, लेकिन वो होने एक ही टॉपिक के चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो जब गूगल की रैंकिंग्स में कीवर्ड्स आएंगे तो आसपास के साथ वाले बैन बाई कीवर्ड्स जो सेम उस क्लस्टर के थ्रू बिलोंग कर रहे होते हैं वो भी रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको आप वो उस तरीके से लिमिट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे, फॉर एग्जांपल जो पहला कीवर्ड था, मैंने आप एग्जांपल दी 100 कीवर्ड्स की ना, तो पहला कीवर्ड था वो, उसका वॉल्यूम भी 10,000 था और उस कीवर्ड को बहुत सारे लोग उसके ऊपर ऑलरेडी रैंक हुए हैं, टॉप पे आए हैं। अगर आप उसमें चले जाते हैं 50वें कीवर्ड के ऊपर जिसका वॉल्यूम क्या पता 1,000 था, तो उस कीवर्ड के साथ आप टॉप पे डेफिनेटली आएंगे एज कंपेयर टू द वन जो कि वो प्राइमरी वाला कीवर्ड था। ठीक है। और अब उस कीवर्ड के साथ आप टॉप पर आ रहे होंगे, उस कीवर्ड के साथ जो जो बंदा पहले कीवर्ड के साथ टॉप पर आ रहा था वो उस 50वें कीवर्ड के साथ टॉप पर शायद ना हो जिसके साथ आप आ रहे हैं टॉप पर। चले, परफेक्ट हो गया। जहांगीर, जहांगीर, ओके जी, आए जी आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हमारी एक चिप एक पेज हमारा इंडेक्स हो गया है या पोस्ट हमारी इंडेक्स हो आपकी चुकी है, आपकी आवाज़ उसमें ड्रॉप हो अगर गई थी। गूगल जैसे हमारा लिंक होता है, अगर अक्सर गूगल सर्च कंसोल में आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम फीड वाला वो पेज या पोस्ट लीड कर सकते हैं या री इंडेक्स कर सकते हैं? सॉरी जहांगीर, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करिए। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई पेज या पोस्ट इंडेक्स हो जो हुई है,
और वो जी किसी भी एरर या किसी भी वजह से ना वो एक तो डी इंडेक्स हो गया, और दूसरा जो उस पे एरर ये आ रहा है कि वो हमारे पोस्ट का लिंक है उसके आगे ना फीड लिखा आ रहा है गूगल सर्च कंसोल पे। जब जाते हैं कि नो इंडेक्स का टैग है, और जब उसको डिटेल में जाते हैं तो उस लिंक के आगे नो फीड का एरर लिखा आ रहा है। तो क्या ये वाला पेज हमारा इंडेक्स हो सकता है दोबारा? फीड ये मतलब क्या आपका ये क्या है, कोई ई कॉमर्स पेज है, क्या चीज़ है ये? क्योंकि मैंने इस तरह का एरर अभी तक नहीं देखा हुआ। या आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं तो उस तरह से दिखा देंगे। अगर आप एक जनरल राय लेना चाहते हैं, ठीक है, आप म्यूट हो चुके हैं, ओके। अगर आप एक जनरल राय लेना चाहते हैं तो अगर आपका पेज पहले इंडेक्स था अब इंडेक्स नहीं, क्योंकि राइट नाउ ये हो रहा है कि वेबसाइट्स बहुत सारे लोगों ने एआई बेस्ड कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, तो गूगल ने क्या किया है कि वो सॉरी सर, ओके, लास्ट 1 मिनट, ठीक है, हाँ जी। जी सर, इसमें वो एक्चुअली मेरे पास एक वेबसाइट है जो मैंने परचेज की है, ब्लॉग वेबसाइट है। तो उस पे ना वो उसमें मतलब काफी अर्से से काम नहीं हुआ, इस की वजह से नहीं है जो गूगल अपडेट आई है, लेकिन वो उससे पहले मतलब उस पे काम नहीं हुआ हुआ, तो उस वजह से ना वो उस पे एरर शो कर रहा है। ऑलमोस्ट कोई 60 पेजेस पे ना फीड का एरर शो कर रहा है। तो और वो मुझे समझ नहीं आ रही कि उस पे मैं उसको रिमूव कैसे करूँ। ठीक है, आप अगर अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। सर अभी मुझे लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। ऑल लैपटॉप राइट, में। चले, ठीक है। आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट जो है या एक शॉर्ट सी वीडियो जो है मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ओके, मैं ठीक है। सर आपको लेकिन व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, फिर मुझे कहना इसको स्किप। चले परफेक्ट। लेकिन राइट नाउ हो ये रहा है कि पहले कोई भी वेबसाइट स्पैम कर रही होती थी या कुछ भी चीज़ कर रही होती थी तो उससे गूगल उसको ज़रा एक्शन डिफरेंट टाइप का लेता था। अब गूगल ने काम आसान ये कर दिया, वो उस इंडेक्सिंग स्टॉप कर देगा या डी इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मेरे पास प्रीवियसली एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि जी हमने एआई बेस्ड वेबसाइट्स बनाई हैं, काफ़ी सारे उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई थी, और उनकी वेबसाइट्स इनिशियली उनके इंडेक्सिंग का ग्राफ ही ऊपर जाता था और कीवर्ड्स का ग्राफ ही ऊपर जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ें डी इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती थी, वो टोटली एआई बेस के ऊपर जा रहे थे। सो अगर आपका ब्लॉग है तो आप मेक श्योर करें कि यार प्रीवियसली जो एक तो काम को अपडेट करें ना सबसे पहले तो, और काम को इस तरीके से अपडेट करें। चले मैं यहाँ पे आपको एक टिप दे देता हूँ, एक केस स्टडी के साथ उसको रिलेट कर देता हूँ। सलमान भाई को आप सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। सो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी थी कि वो डेट को चेंज किया उन्होंने, इंडेक्स डेट को, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि उनको काफ़ी अच्छी मिल गई गूगल के अंदर, पोजीशन उनकी चेंज हो गई, ठीक है। वो पहले किसी और पोजीशन पे थे, उसके बाद वो जंप करके मेरे ख्याल से उनको फीचर स्निपेट मिल गया था। सो ये चीज़ मैंने एक दफ़ा अपने एक रिसेंटली आप कह लें कुछ टाइम पहले एक उसके ऊपर स्टोर के ऊपर ट्राई की थी, एक ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका ना ग्राफ ऊपर गया। लेकिन फिर बाद में मैंने उस पर केस स्टडी वगैरह बना के तो वो चीज़ कर दी। अच्छा, अब वो जब वो चीज़ कर दी मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, तो उसके बाद मुझे एक नुकसान हुआ, वो मैं आपको ये केस स्टडी शेयर करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे उसको एक दफ़ा सर जंप यहाँ से कर लेने दें। आर्टिकल्स, हाँ जी। सो यहाँ पे मैं चैट में जो है इसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें हमने नंबर ऑफ क्लिक्स इंक्रीज किए थे, जस्ट जो सबसे ज़्यादा हमें पुश मिला था ना वो डेट के चेंज करने से पुश मिला था। तो अगर आपकी वेबसाइट पे प्रीवियस कुछ टाइम से काम नहीं हुआ हुआ तो मेरे ख्याल से आप उस बेस्ट और प्रीवियस इस पे ट्रैफिक आ रही थी तो आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को एडिट करके अच्छे तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो हमने सिंपली यहाँ पे टाइटल्स को थोड़ा सा जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज कैच वन, उसको ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, अलाइन किया। एंड एंड में हमने एक चीज़ की थी कि जो ईयर ऐड किया, और उसके बाद हमने डेट को मॉडिफाई कर दिया था। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, ये अगर मैं वेबसाइट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इस वेबसाइट पे इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो गूगल सर्च कंसोल तो है नहीं इस वेबसाइट का,
तो मैं कैसे इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ? अच्छा जी, अब मुझे पता चल गया इसके ये तमाम पेजेस जो हैं वो इंडेक्स्ड हैं। सो यहाँ सिंपली आप जाएं, इसको आप जाके टूल्स में से कस्टम रेंज सेलेक्ट करें, एक आज की डेट डाल दें और एक आप डाल दें 2018 की डाल दें फ़र्ज़ करें, और इसको गो करें। तो अब ये तमाम वो पेजेस लेकिन उनकी इंडेक्स डेट के साथ शो करेगा कि ये पेज का गूगल में इंडेक्स हुआ था। तो इस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो पेज है, इस पेज के जो प्राइमरी कंपेटिटर्स टॉप 10 पे आ रहे थे उनकी इंडेक्स डेट्स क्या थी। तो मैंने एक चीज़ चेंज की, सबसे पहले मैंने ये 3 चीज़ें चेंज की, H1 और वो तमाम चीज़ें, और उसके साथ साथ मुझे क्या रिजल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक जगह पे मैंने नंबर प्लस कीवर्ड प्लस ईयर ऐड किया टाइटल के अंदर ना। फॉर एग्जांपल 300 प्लस ये नंबर हो गया। ये मेरा होम डेकोर आइडियाज प्राइमरी कीवर्ड है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे। यू मस्ट चेक जस्ट मैंने एक आप कह लें एडजेक्टिव टाइप चीज डाल दी कि ताकि वो कस्टमर को एंटाइज करे फॉर क्लिकिंग, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 2023 डाला। अच्छा, इधर से इतना काम कंपेटिटर्स ने किया हुआ था पेज वन पे, ईयर नहीं डाला हुआ था। जब ईयर मैंने ऐड किया ना तो मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आना स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब मैंने लास्ट चीज की सितंबर 2023 ऐड कर दिया टाइटल में, देखें अब ये प्रीवियस टाइटल उतने का उतना ही था, मैंने सितंबर 2023 कर दिया था। ठीक है, और यहाँ मैंने सलमान भाई को थैंक्स भी बोला और उनके साथ मैंने ये चीज़ शेयर भी की थी। खैर, सो जैसे ही मैंने ये चीज़ चेंज की, विद इन अ वीक मुझे ट्रैफिक में एकदम इंक्रीज आया। और जहाँ मैंने ये पोस्ट की थी उसके अगर आप कमेंट्स में भी जाकर बाद में देखेंगे तो ये 1100 क्रॉस कर गई थी, और मैंने इसके साथ एक केस स्टडी वीडियो भी बनाई थी जो कि चैनल पर राइट नाउ भी अपलोड होगी। तो इस सारी शेयर करने का मकसद कि आपके पास अगर ब्लॉग है, प्रीवियस कुछ टाइम से इस पर काम नहीं हुआ हुआ, तो उसको एक दफ़ा ना रिफ्रेश कर लें, कंटेंट चेंज करें, एवं नहीं डेटा चेंज करने बैठ जाना। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कंटेंट चेंज करें, पेजेस को अलाइन करें, उसके बाद आप दोबारा उसको इंडेक्स करें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलें। जी ओके सर, मैं ना आपसे वैसे वो एरर भी शेयर कर दूंगा और ये एक बेस्ट टिप है। और सर अच्छा, ये हाँ, फिर ये तो फिर रेगुलर अपडेट। आप एक दफ़ा ट्राई करके चेक कर लें, फुल साइट पर बेशक ना ट्राई करें, इनिशियल 4 से 5 वो पेजेस ऊपर पर ट्राई करें, और 4 से 5 पेजेस पे ट्राई करके देखें कि क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है आपका। ओके ओके सर, चलो, परफेक्ट है। थैंक यू। ओके जी, शिरोज का क्वेश्चन है। जी शिरोज, आप भी अपना क्वेश्चन कह दें जो भी आपने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा इस अपडेट से पहले काफी अच्छा ब्लॉग चल रहा था, तो डेली की हम्म, तकरीबन थाउजेंड्स में ट्रैफिक आ रही थी और हम्म, लाइक रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो रहा था। बट सर लाइक पिछले भी काफी अपडेट्स हो रही, मतलब हिट नहीं हुई थी, इस लास्ट अपडेट में हिट हुई तो ट्रैफिक ऑलमोस्ट लाइक 20-30 को आ गई है। तो मुझे जो रीजन लग रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ ही बैकलिंक्स लगवाए थे पेड, लाइक गेस्ट हम्म। पोस्टिंग भी ली थी और कुछ क्या कहते हैं वो ब्लॉग कमेंट्स और इस तरह के लिए थे। मुझे लग रहा है उस वजह से हो सकता है, तो क्या हो सकता है? बट कंटेंट एआई का था। देखो, एआई कंटेंट पर तो गूगल बहुत स्ट्रिक्ट आ रहा है अपना। पहले गूगल ने भी बड़ी चालाकी की है। गूगल ने पहले कहा है कि हमें कोई मसला नहीं, हमें मसला है, सबसे पहले गूगल ने कहा। फिर गूगल ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं। ठीक है, पहले उसने अपनी गाइडलाइंस पे बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, रिटन बाय पीपल, रिटन फॉर पीपल। फिर उसने कुछ टाइम बाद बड़े आराम से वो लाइन बीच में से काट दी। ठीक है, रिटन बाय को काट दिया, रिटन फॉर पीपल एंड हेल्पफुल कंटेंट कर दिया, और वहां से एसईओज ने और एसईओ इन्फ्लुएंसर्स ने रोड़ा डाल दिया कि जी एआई कंटेंट गूगल ने अलाउ कर दिया, ये देखें आप एआई यूज कर सकते हैं लेकिन वो हेल्पफुल होना चाहिए। अब उसको लोगों ने खुल के भी यूज किया, तो गूगल ने क्या किया, सबसे पहले सबको बताया कि खजाना वहां पड़ा है। जब वो सारे चोर खजाना लेने वहां गए तो जाके उधर पुलिस भेज दी, ए फाड़ लो ए सारे ने। ठीक है, सो एआई कंटेंट के ऊपर गूगल बहुत स्ट्रिक्टली आ रहा है, और इस अपडेट में गूगल ने एआई कंटेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली पनिश किया है। लिंक फार्म वेबसाइट्स को बड़ा स्ट्रिक्टली पनिश किया है। 301 रीडायरेक्टेड जो हम कर रहे होते हैं एसईओ बूस्ट लेने के लिए, उसको स्ट्रिक्टली पनिश किया है। ठीक है, और जो एक्सपायर्ड डोमेन्स को हम रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, या एक्सपायर्ड डोमेन्स की बेस के ऊपर जो वेबसाइट्स बना रहे होते हैं उसको काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट लिया है अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक। लेकिन ये अपडेट टोटल 1 मंथ रहनी है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन फिलहाल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देखें कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लिंक्स अगर आप आपने लिए थे वो लिंक्स आप रिमूव करवा दें, और कोशिश करें कि आउटरीच बेस्ड लिंक्स लें, स्टोरी बेस्ड लिंक्स लें,
जो जनरल आपके पास मार्केट में सेलर्स हैं वो तमाम सेलर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो लिंक फार्म वेबसाइट्स के थ्रू लिंक्स सेल कर रहे होते हैं। ओके जी, सुभान आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट वन म्यूट। चले। कामरान भाई क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। तो सर मेरे यार कुछ आपका क्वेश्चन थे। कैमरा नहीं ऑन करते ना, आपका भी सर सर सिस्टम खराब है। नहीं नहीं, मेरा सही है। अच्छा, चले, थैंक यू। एक तो माशा। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। पहले तो आपको उस्मान साहब के साथ ही देखते थे। ठीक। तो सर को लाना है यार इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में हम उनको इनवाइट करेंगे और उनसे हम जो है निश रिसर्च के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड एक सेशन लेंगे कि भाईजान व्हाट इज़ निश रिसर्च माइक्रो निशेस के अंदर, क्योंकि उनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। जी, आपका तो क्वेश्चन। वैसे है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ई कॉमर्स की जर्नी में कितना टाइम लेता है, यानी कि कितना टाइम टेकिंग है स्टार्ट से फर्स्ट से सेल तक ना, शुरू यार वगैरह से लेके। पहली सेल आपको मैं बताऊं तो आजकल तो पहली सेल लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है। और ये भी एक और आपको एक टिप समझ लें, वो ये है कि आप रेडिट पे चले जाएं, अपने ब्रांड नेम जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है, ब्रांड नेम है, ठीक है, उसके साथ आप अकाउंट एक बना लें। और जो पोटेंशियल सब रेडिट्स आपके बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं वहाँ जाके अनी पा दें। ठीक है। हनी इस तरीके से आपने पानी है कि आपने वहाँ पे सिर्फ लोगों की हेल्पफुल वाले कमेंट्स डालने हैं, दैट्स इट। आपने कमेंट्स डालने हैं, लोगों के साथ इंगेज होना है, वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और जहाँ मौका मिले वहाँ थोड़ा सा मंजन सेल कर दिया, इंटरनल लिंक लगा दी और एक्सटर्नल लिंक लगा दी अपनी वेबसाइट पे या किसी ऐसे पेज पर लगा दिया जहाँ आपकी वेबसाइट मेंशन हुई है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा तरीका है। अब आप पूछें कि एसईओ के थ्रू आप कैसे सेल्स ले सकते हैं, मेरे ख्याल से अपने माइंड में आप जब आपकी वेबसाइट कीवर्ड रिसर्च हो चुकी है, सारा कुछ कर चुके हैं, आप वेबसाइट गूगल में सबमिट कर चुके हैं, से लेकर 3 to 6 मंथ्स का आप टाइम अपने माइंड में रख लें। इस दौरान आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। डिपेंड करता है, अब आप अगर बहुत ब्रॉडर नीश में चले जाते हैं, बड़े कंपटीशन को टारगेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमने प्रीवियसली देखा था, 3 रीजन्स को आपस में कंपैरिजन करके, मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में देखा था कि जब हम एक एक ही चीज़ को यूएस और यूके में कंपैरिजन करते थे तो कंपटीशन का डिफरेंस आ जाता था, उनको उठा के यूएस ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखते थे तो और डिफरेंस आ जाता था। तो जो जो कंपटीशन लेवल कम हुआ है, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती गई वहाँ पे रैंक होने की। ये था कि इसकी शिपिंग हम किस तरह मैनेज करेंगे? डायरेक्ट इधर से वो ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ जाती? देखिए, या हम प्रोडक्ट टू हाँ, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैटर करता है। आप लेदर के सोफा सेल करने बैठ जाए, आप कहें कि जी मैंने यूएस मार्केट में देखा है वहां पर तो $1500 का सर सोफा सेल होता है, मैं भी सेल करूंगा। तो ठीक है, आप सेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ से चीज़ वहाँ बल्कि चीज़ पहुँचाना इशू है। या तो आप कहें कि जी मेरे मामू होते हैं यूएस में, वो वहाँ पे उनका वेयर हाउस है, मैं यहाँ से 15 सोफे पहली शिपमेंट भेजूंगा, उस पर मेरी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट आती है वो मैं कर लूंगा, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आप तो यहाँ से अच्छे किस्म के लेदर के सोफे बनवाएं, ठीक है, मार्केट जाके सर्च करें और टॉप एंटीक किस्म की चीज़ें लें और वो वहाँ पहुँचाएं और उसके ऊपर आप पेड एड्स रन करें, क्योंकि पैसों का तो आपके पास मसला ही नहीं है। लेकिन अगर पैसों का कंस्ट्रेंट है, फिर हम छोटी प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं और जनरली हम छोटी प्रोडक्ट्स में ही जाते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिसका साइज शॉर्ट हो, जिनका वेट कम हो लेकिन उनकी प्राइसिंग ज़्यादा हो, इस तरीके से हम उसको चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो क्या रिकमेंड करते हैं, मिनिमम कितनी प्राइस होनी चाहिए? यार कोई $100-150 के करीब तो हो प्रोडक्ट प्राइस हम्म, आपकी। सही होगा। इसके अलावा मैंने ये पूछना था, जैसे देखिए अगर हमने वो बैग, आपने जो लेदर के कहा था टोट बैग, इस तरह का आपने कोई कीवर्ड निकाला, तो इसमें फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी को थोड़ा सा दिखाएंगे ये कि कस्टमर को किस तरह के बैग पसंद है, या को वो हमारे वाले जनरल पे ही वो बैठ जाएगा या उसे परचेज कर लेगा? हाँ देखें, आपने हम कस्टमर रिसर्च एक रखेंगे, ठीक है, एक सेशन, बल्कि सेशन क्या रखना है हम कर ही लेते हैं क्योंकि आप लोग आए हुए हैं और अ, हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शेयर, ठीक है। सो ये एक टूल है जो कि रैंड फिशकिन ने क्रिएट किया है, जो कि इसका फाउंडर है, क्या कहते हैं,
frequently talks about. Okay, ठीक है। सो ये आपको कस्टमर इंसाइट देता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने कस्टमर के माइंड में घुसना है कि यार वो कहाँ पर है। तो कस्टमर कहाँ जाता है, क्या करता है, किन वेबसाइट्स को ज़्यादा विजिट करता है, किन सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा ज़्यादा विजिट करता है, किन पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा देखता है, कौन से यूट्यूब चैनल्स वो फॉलो करता है, कौन से सब रेडिट्स वो फॉलो करता है, कौन से प्रेस वो फॉलो करता है। सो यहाँ से आप उसको फॉलो कर चेक कर सकते हैं अपनी लोकेशन यहाँ पे चेंज करके, कोई भी लोकेशन फॉर एग्जांपल डाल के उस पर्टिकुलर लोकेशन की क्या इनसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, कैसे लोग उसको सर्च आउट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, किन इन्फ्लुएंसर्स को लोग फॉलो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर निश के रेलिवेंट। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको ये टूल बड़ा क्विकली प्रोवाइड कर देता है। कोई $50 इसकी कॉस्ट है फॉर मंथ। तो मेरे ख्याल से अगर आप 1 मंथ इसको परचेज कर लेंगे और इसको एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि यार मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे लेदर टोट बैग्स सेल करने हैं। लेदर टोट बैग्स जो हैं वो ज़्यादा लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं या वुमेन ओरिएंटेड चीज़ है वो सारी। तो जो मेरी रिसर्च का तरीका होता है वो ये होता है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं एटसी पे चेक करता हूँ, ठीक है, कि जी क्या मार्केट में इस टाइम पे लेदर टोट बैग्स, ठीक है, क्या डिज़ाइंस चल रहे हैं। सो एटसी के दो टूल्स आते हैं हमारे पास, एक है ई रैंक और दूसरा है एल्यूरा, KLURA.io, ठीक है। सो ये टूल जस्ट लाइक SEM रश हैं फॉर द गूगल, ठीक है। तो एटसी के केस में ये टूल्स SEM रश हैं एक तरह के। ये आपको बताएंगे कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, इस कीवर्ड पे टॉप पे स्टोर्स कौन से हैं, किस स्टोर की कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, किस स्टोर की कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार सेल हो रही है। वहां से आपको बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। आपने टूल इस्तेमाल नहीं करने, फिर आपने विनिंग डिजाइन फाइंड आउट करने हैं, तो आप यहाँ से सिंपली चेक करेंगे कि यार एटसी के अंदर क्या प्राइसेस चल रही हैं। और अब ये देखें, इसने मेंशन किया हुआ है ओनली 3 लेफ्ट, यानी कि ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा तरीके से चल रहा है। ओनली 1 लेफ्ट, कुछ लोगों ने उसको फेवरेट्स में डाला होगा, कुछ लोगों का शो हो रहा होगा कि 10 लोगों ने बास्केट में डाला हुआ है। तो इस तरीके से आपको एटसी के अंदर से पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुई है, और एक तो कितनी बार सेल हुई हुई है, कितनी आइटम सेल हुई हुई है किसी स्टोर की, और कितने लोगों ने उसको ऐड टू बास्केट किया है। और ये जो एटसी थोड़े से डिफरेंशिएटर शो करता है यहाँ पे, जैसे ये शो किया हुआ था, इस तरीके की प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की वो ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 2, आप बल्कि नंबर 1 आपका गूगल होगा हमेशा, कि आप अगर उसको यूएस के रीजन में फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, और यूएस के अंदर टॉप 10 रिजल्ट, हमेशा टॉप 10 पे आपने जाना है। टॉप 10 में क्या सेल हो रहा है और एड्स के अंदर क्या चीज़ आ रही है। एड्स पे जो चीज़ आ रही है इट मीन्स कि वो तो सेल होती है, उसके डिज़ाइन, वो डिज़ाइन सेल होते हैं, उनको आप पकड़ लें, कॉपी कर लें, या जिस तरीके से आपने चेक करना है चेक कर लें। और जो टॉप 10 के रिजल्ट्स हैं अभी, वो WP स्टैंडर्ड लेदर टोट बैग्स के लिए बड़े अच्छी तरीके से रैंक कर रहे हैं। 10 प्रोडक्ट्स हैं सिंपली, और बड़ी मज़े की प्रोडक्ट्स हैं। ये 10 की 10 बड़ी मज़े की हैं। आप इनको बड़े आराम से इनमें से कुछ प्रोडक्ट उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन चल रहे हैं, यस ये डिज़ाइन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कीवर्ड इस तरीके से सोच लें, लेदर टोट बैग है, कीवर्ड है, 12,000 की सर्च वॉल्यूम है, डिफिकल्टी अच्छी है, और ये स्टोर रैंक कर रहा है, और उसकी रैंक जो कीवर्ड की हिस्ट्री होती है रैंक की एक वेबसाइट की डोमेन के लेवल पे, वो पिछले कुछ टाइम से चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, जबरदस्त चल रही है, वो डी रैंक नहीं हो रहा। इट मीन्स कि वो सर्चर्स इंटेंट फुलफिल कर रहा है वहां पे, और तभी गूगल ने उसको वहां पे रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है और 10 प्रोडक्ट्स हैं, फाइन, ये आपके लिए चेक लिस्ट है कि टिक यस मैं ये प्रोडक्ट उठा सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, या डिजाइन इंस्पिरेशन यहाँ से ले सकता हूँ। सर 100% कॉपी नहीं कर सकते, वो तो फिर कॉपीराइट पे इशू होगा। नहीं, आप 100% भी कॉपी कर लेना। गोरिया ने सानू केड़ा पूछना है आके, ठीक है। लेकिन आप उसको देखें, आप पिक्चर ना उसकी उठा लीजिएगा, ठीक है, हाँ डे 1 पे, कि ये ना आप उसकी पिक्चर उठा के लगा दें तो फिर आप 100% कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ही अपनी डेवलप कर रहे हैं तो ठीक है, उसने जहाँ किसी जगह सिलाई में एक्स लगाया हुआ है सिलाई में, तो आप उसको यूं सिलाई लगा दीजिएगा, तो चल भाई आप साइड पे होगी। हाँ, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट खुद ही अपने बनवा के फिर उसका शूट करवा के हाँ, लगा। प्रोडक्ट्स तो आपने अपनी बनानी है ना। हाँ, एक शॉर्टकट है हम्म, जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता,
लेकिन आप इजाज़त ले सकते हैं, एटसी के सेलर से इजाज़त ले सकते हैं। एटसी की प्रोडक्ट्स पकड़ी, आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन बनेंगे, उनके साथ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि भाईजान मैंने तो अपनी प्रोडक्ट्स बड़ी चंगियाँ लगी ने, ठीक है, और मैं ये बनाना चाहता हूँ, या मैं आप मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दूंगा। उस बेस के ऊपर आप उससे ले सकते हैं, फिर आपने उसको ऑर्डर देना है। अगर आपने ऑर्डर नहीं देना तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यार क्या तुम एटसी के बाहर सेल करते हो? वो कहेगा नहीं यार मैं सेल करना चाहता हूँ और मेरे पास फोटोज़ नहीं है, तो तुम मुझे अलाउ करते हो कि मैं ये फ़ोटोज़ यूज़ कर लूँ? या फिर किसी और रीजन की प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट्स जो रिलेट करती हैं जिस रीजन में आप रैंक करना चाहते हो, और जिस रीजन किसी और रीजन की वेबसाइट या किसी और रीजन का सर्प एनालिसिस, जो ये दो एनालिसिस आपस में या सर्प आपस में क्रॉस ना कॉन्फ्लिक्ट ना कर रही हो, उनकी वेबसाइट से उनके लोगों के साथ आप बातचीत करके उनकी प्रोडक्ट्स आप पिक्चर अगर लेना चाहते हो इनिशियली तो वो ले सकते हो। लेकिन फिर आप जब उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करोगे फिर वो 100% वैसी डेवलप होनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि शुरू में थोड़े पैसे लगा लें, प्रोडक्ट्स बनवा लें, फोटोशूट कर लें उसका अच्छा सा, ताकि आपके पास सोशल मीडिया के लिए भी अच्छा कंटेंट आ जाएगा, और आपके पास आगे भी काफ़ी उसको एड्स के लिए या आपके पास अपनी पिक्चर्स आ जाएंगी वेबसाइट के लिए विदाउट कॉपीराइट इशू। सर जी, एसईओ का कन्वर्जन रेट कितना होता है? कोई जनरल सा बता दें कि अगर इतने यार ये विजिटर आए इतने। यार आप 1%, 1.5% नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ हो तो 2% के करीब भी होता है। फिर निश टू निश भी डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसी निशेज होती हैं जहाँ पे जो उसका सर्चर होता है वो बड़ा एंथुजियास्ट किस्म का सर्चर होता है, उन निशेज में जो क्लिक थ्रू रेट है वो ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है, ये जो कन्वर्जन रेट होता है। बाकी जो आपकी वेबसाइट है वो तो वेबसाइट टू वेबसाइट आपका कन्वर्जन रेट, एक सीटीआर होगा क्लिक थ्रू रेट, और एक आपका कन्वर्जन रेट होगा कि गूगल से कितने लोग वेबसाइट पर आए, वो सीटीआर हो गया, और कन्वर्ट कितने हुए, लिया कितनों ने, परचेज कितनों ने किया, तो वो आपका कन्वर्जन रेट हो गया। सही है। दूसरा दूसरा सर जी, मुझे ये तरीका कि कैटेगरी पे हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, इशू तो नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, आप कैटेगरीज पे इंटरनल लिंक करते हैं और करना भी चाहिए, और हम अपनी नेक्स्ट जो कलेक्शन पेज की एसईओ की क्लास होगी उसमें हम डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। चलें, प्रोडक्ट से कैटेगरी को या किसी और कैटेगरी को लिंक अगर हम करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा एंडिंग है ना, वहाँ पे हमारा वो लिंक है प्रोडक्ट पेज पे हमारी सेल कोशिश में। होती है हम बहुत डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें, ठीक है, हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट पेज सेंसिटिव एरिया होता है। प्रोडक्ट पेज से चेकआउट पेज तक हमने हर्डल्स कम से कम, डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखनी होती हैं। एवं के लिंक्स नहीं वहाँ पे लगाने हैं कि यार ये भी चेक कर लो मेरा, वो भी चेक कर लो, तो वो परचेज करने के बजाय क्या पता क्लिक करके कहीं और जाए, उसके माइंड में कुछ हो रहा है तो वो चला जाए भावें दे ही ले नमा आके जा दे ही ले रोज अफ्तारी होने की, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट पेज होता है वो सेंसिटिव पेज होता है, तो उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन नहीं कर रहे होते। हाँ, आप क्रॉस सेल कर रहे होते हैं, आप बंडल्स वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं, उस तरीके से आपकी कोई इंटरनल लिंकिंग हो रही होती है। बाद औक़ात हम कर भी देते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट बड़ी उसके साथ रिलेट कर रही है चीज़ों के साथ, या कलेक्शन का जिस कलेक्शन की वो प्रोडक्ट है, ताकि इंटरनल लिंक के थ्रू हम गूगल को एक डायरेक्शन दे सकें कि भाई मेरी प्रोडक्ट नहीं रैंक कर देनी, मेरी कलेक्शन ही रैंक करनी है, तो उस केस में हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो दूसरा मुझे ना एक लास्ट क्वेश्चन, कैटेगरी का और प्रोडक्ट पेज के यानी कि कौन कौन सा स्कीमा होना चाहिए? एक्चुअली ये ओके, इंटरेस्टिंग है आपका और हर काफी क्वेश्चन दूसरा इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन है अच्छा चले। तो जो कलेक्शन पेज है उस पर हम ब्रेड क्रम्ब स्कीमा हमारा मेजरली, और कैरोसेल स्कीमा हम समटाइम्स लगा रहे होते हैं, और जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट स्कीमा, ऑफर स्कीमा, रिव्यू स्कीमा, ठीक है, ये मेजर स्कीमा टाइप्स होती हैं जो प्रोडक्ट पेज पे टारगेट हो रही होती हैं। थैंक यू सो मच सर। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, चलें जी, 4:15 हो गए हैं, और थैंक यू सो मच आप लोगों के इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आज ये जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, CTR इंक्रीज का फार्मूला, जो रिसेंट मैंने आपके साथ केस स्टडी शेयर की है उसमें हमने CTR ही बेसिकली इंक्रीज किया हुआ है। तो CTR आप पहले दिन ही इंक्रीज कर देते। आपको सबसे पहले आप चीज़ें गूगल में सबमिट करते हैं, टाइम लगता है, चीज़ें रैंकिंग में आती हैं, CTR शो होना स्टार्ट होता है, फिर आप उसको एडिट करते हैं, टाइटल्स थोड़े बहुत चेंज कर रहे होते हैं,
और पेज के इंटरनल जो कंटेंट होता है उसको चेंज कर रहे होते हैं ताकि आपकी रैंकिंग ऊपर आए, मजीद इंप्रेशंस आपको मिलेंगे। तो अब मजीद इंप्रेशंस मिल गए, आप क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं, इंप्रेशंस बड़े अच्छे आ रहे हैं, पोजीशन भी ठीक है, इट मीन्स कि फिर आपके टाइट जो गूगल पे लेवल पे चीज़ें शो हो रही हैं ना, वो क्लिक्स नहीं करवा रही, तो वो आपका मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है। फिर हम इसको थोड़ा बहुत एडिट कर रहे होते हैं। और बिल्ड ऑन स्टोर आपके बजट पे डिपेंड करता है ना, पैसे नहीं हैं तो सर्विसेज, और अगर इन्वेस्टमेंट या आप उसको करना चाहते हैं स्टार्ट, तो फिर आप अपना स्टोर बना लें। अच्छा, शॉपिफाई जो है वो इटसेल्फ इमेजेस, आप इमेज सबमिट करें उसमें जेपीजी, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा उसके अंदर, वेब पी के अंदर। अगर आप बाकी वो कॉमर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप आपके पास क्या कोई प्लगइन है जो प्लगइन आपको इसमें हेल्प करेगा। इमेज तो कन्वर्ट हो जाती है, आप ऑनलाइन जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर लिखें, आपको वो कन्वर्ट करके पकड़ा देगा, या वेब पी टू जेपीजी करना है वो आपको कन्वर्ट करके पकड़ा देगा। आस्क अबाउट केस स्टडीज, आए हाय हाय। देखें जी, ये वो चीज़ है जहाँ पे आप नए पर्सन हैं और आपको हर्डल्स आएंगी, ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका है कोलेबोरेशन का। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स सेल करने हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और मैं फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट नहीं, ना मैंने किए हुए हैं। मैं देखूंगा कि हु इज़ द एक्सपर्ट। दो चीज़ें होंगी, एक कॉन्सेप्ट है होम और हाउ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम वर्सेस हाउ। पहला है कि मैं कहूँगा हाउ, कैसे रन होते हैं फेसबुक एड्स, चलो सीखते हैं। दूसरा है कि मैं देखूंगा हु इज़ ऑलरेडी रनिंग इन माई लोकल कम्युनिटी, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन है। अच्छा, ये 5 लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि यार आप क्या चार्ज करते हैं, क्या आपकी केस स्टडीज़ हैं, फाइन। बट इफ़ के मैं आपके साथ कोलेबोरेट करूँ, मैं उनसे कोलेबोरेशन स्टार्ट करूंगा, और कोलेबोरेशन जब उनसे मैं स्टार्ट करूंगा देन वी आर पार्टनर्स फॉर दैट पर्टिकुलर निश या दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर मैं उनसे उनकी केस स्टडीज ले सकता हूँ और उनकी केस स्टडीज को अपना कह के प्रेजेंट कर सकता हूँ। एक मिनट। सॉरी जी, मुझे एक कॉल आ गई थी। खैर, तो हम आज के सेशंस को 50-50, वो तो आप पर डिपेंड करेगा ना कि क्या आपकी उनके साथ बातचीत होती है। आप उनको कह दो कि यार मैं आपको लीड्स ला कर दूंगा, ठीक है। ये जस्ट है कि आप उनके साथ देखो, अगर आपने लर्न करना ना, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, फिर जरूरी नहीं है कि आपको स्किल भी आनी चाहिए उतनी स्ट्रांग। आपको बेसिक्स पता है, सब पता है, आप क्लाइंट के साथ टर्मिनोलॉजीज पे बातचीत कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। फिर आप उसके साथ जाओगे, आप आप किसी के साथ, जिसके साथ भी आप कोलैबोरेट करोगे, उससे आप उसकी 2-3 केस स्टडीज ले लोगे, उसको फिर आप ये नहीं कहोगे कि ये मेरा किया हुआ काम है, इसको कहोगे कि आई हैव अ टीम एंड वी डिड दैट एंड वी डिड दैट। ठीक है, सो आपने आई से वी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो फिर आपके पास पोर्टफोलियो का मसला आपके पास कम से कम खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो तो आप बड़ी से बड़ी उसके अंदर कर सकते हो। चलें जी, परफेक्ट है। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, और मंडे को हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च को डिटेल के साथ विद एसईएम रश टूल, हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और एसईएम रश के अलावा हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा एसईएम रश को एज अ टूल भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।